Hello students, welcome to my channel. Today I am going to explain the chapter from trade to territory from your NCERT history book. Let's begin the chapter. चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम बस इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने और डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए थे यहाँ पर हमारी कंट्री में, और इन रिजल्ट ऑफ दैट 200 साल तक हम उनके गुलाम रहे थे। इन सारे क्यों आपके माइंड में ये सारे सवाल आते होंगे। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। दिस चैप्टर विल टेल यू दैट हाउ स्टेप बाय स्टेप दे वर एक्चुअली कहते हैं ना पैर पसारना, तो अपने पैर कैसे पसार रहे थे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कैसे अपनी पावर जो थी उसको एस्टैब्लिश कर रहे थे कितनी चालाकी से। तो वो सारी चीज़ें हमारा ये चैप्टर हमको बताएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बताएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डोंट रीड हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, रीड इट एज अ स्टोरी। हमेशा कहानी की तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो कहानी शुरू होती है औरंगजेब से, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ द टाइम। ओके, एंड ही वॉज हैविंग अ वेरी लार्ज एंड वास्ट टेरिटरी। हिज टेरिटरी, इतनी टेरिटरीज की वास्ट, मतलब अपना आज का जो इंडिया है तो समझ लो पूरा इंडिया जो था इसकी टेरिटरी थी, इसका क्षेत्र था, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, आफ्टर हिज डेथ इन 1707 ज़्यादातर जो मुगल सूबेदार थे उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर ऑन स्मॉल किंगडम्स। अब उस सूबेदारों ने कह दिया कि नहीं, अब हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमारा खुद का अपना टेरिटरी, हमारा खुद का अपना राज्य है। अब इन रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ, दिल्ली जो अब तक की क्या थी, कैपिटल थी औरंगजेब के टाइम में, बहुत ही पावरफुल सेंटर था, ट्रेड सेंटर कह सकते हैं या ऑक्यूपेशनल सेंटर कह सकते हैं, बहुत पावरफुल था। तो जब सूबेदारों ने अपनी अपनी अलग अलग टेरिटरी स्टैब्लिश कर ली तो इसकी जो पावर थी ना वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अब क्या हुआ इसके बाद में, like you will know that exactly was going on in the 18th century. By that time slowly but gradually a new power known as the British started emerging in India. अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ब्रिटिशर्स, जब देखिए औरंगजेब की डेथ हो गई और फिर छोटे छोटे सूबेदारों ने अपना अपना अलग अलग टेरिटरी बनाने का स्टार्टिंग कर दी, यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे emerging in India, इंडिया में आने की कोशिश करने लगे, अपने पैर पसारने की कोशिश करने लगे। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, कि इंडिया आए ही क्यों थे, एंड हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बिकम रूलर ऑफ द इंडिया। सोचिए आप, एक छोटी सी कंपनी जो यहाँ से व्यापार करने आई थी, मसाले खरीदने आई थी, ठीक है ना, हमारा कॉटन, हमारा सिल्क और हमारे स्पाइसेस, इन सबको खरीदने आई थी, और यहाँ पर आकर उसने कितना ज़्यादा इंडियंस को फूल बना के और हमारी पूरा टेरिटरी को अपने कब्जे में कैसे ले लिया। पूरा चैप्टर हमको इस चीज़ के बारे में बताएगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई। सो इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक्वायर्ड अ चार्टर कह सकते हैं, रिटन ग्रांट, रिटन परमिशन, उसको क्वीन एलिजाबेथ वन से लेकर आई, एंड दिस वाज द परमिशन, एंड द क्वीन परमिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट दे हैविंग द फ्री पावर एंड दे कैन ट्रेड इन ईस्ट एक्सेप्ट ईस्ट इन। तो अब क्या हुआ कि वो यहाँ पर ईस्ट में आकर के, हमारे इंडिया में आकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यापार कर सकते हैं। सो विद अ चार्टर, यानी कि जो रिटन परमिशन जो ये क्वीन से लेकर आई थी, तो चार्टर की हेल्प से क्या हुआ, कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, न्यू ओशंस। अब कंपनी जो थी यहाँ समुद्र के पार आई, अपने इंडिया में आई, एंड लुकिंग न्यू लैंड्स फॉर गुड्स एट चीपर रेट। यहाँ पर आकर उसने नई नई ज़मीनों को खरीदने की कोशिश की, स्पाइसेस के लिए, सिल्क, कॉटन, क्लोथ, ये सारी चीज़ें क्या करती थी वो यहाँ से कम दामों में ले जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में हायर प्राइसेस में उसको बेचा करती थी। अब लेकिन देखिए यहाँ से स्टार्टिंग जो ही कहानी को समझने की कोशिश करिए। बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन ईस्ट। यहाँ आकर ट्रेड करना उसके लिए आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था, देखिए अगर सपोज करिए कि आपका किसी चीज़ का बिजनेस है और आपके आस ही पास में किसी ने सेम बिजनेस की शॉप खोल रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो आपका वर्क जो है वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आप चाह रहे हो लाइक मोनोपोली अगर होता है, अगर आप ही का बिजनेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और किसी का और का बिजनेस नहीं है, तब तो आपको फायदा है ना, आप मनमाने दाम भी ले सकते हो। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशानी झेलनी पड़ी। कैसे स्टार्टिंग में, वो चीज़ हमको पता चलेगी। अब when it entered in India, it कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, when it entered in India, तो क्या हुआ, it found some competitors, उसको यहाँ पर कुछ competitors मिले। कौन कौन थे वो competitors, who were they, पुर्तगीज लोग थे। तो हुआ क्या था, 1498 में वास्को डिगामा, एक ट्रैवलर था बेटा, ये उसने क्या किया, एक सी रूट यानी कि समुद्री रास्ता जो था वो डिस्कवर किया, खोज लिया, एंड कालीकट तक पहुंचा। ऐसा समुद्री रास्ता जो पुर्तगाल से सीधे क्या कालीकट तक आता था। इवन द डच अराइव्ड इन
पुलकैत इन 1595, देन केम इन फ्रेंच इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में आए, पौंडीचेरी भी अपने इंडिया में। सो दिस क्रिएटेड अ ह्यूज प्रॉब्लम एज द गुड्स बिकेम मोर एक्सपेंसिव रिजल्टिंग इनटू द लेस अर्निंग। अच्छा हुआ क्या, अब इस सब की वजह से जब इतने और भी कंपटीटर्स थे तो गुड्स जो थे, गुड्स कह सकते हैं जो चीज़ें खरीद रहे थे ये लोग, गुड्स क्या हुए, एक्सपेंसिव हो गए। सपोज करो अगर मैं कॉटन बना रही है मेरी कंपनी कह सकते हैं, या फिर मेरा कॉटन का काम है ना, उस समय तो छोटे छोटे वेंडर्स ही और ये सब हुआ करते थे, व्यापारी जो ट्रेडर्स हुआ करते थे। मेरा अगर कॉटन का काम है तो अगर मैं देख रही हूँ 3-4 ग्राहक मेरे पास आए हैं और बार वही चीज़ खरीदना चाह रहे हैं सेम चीज़, तो मैं तो उसके दाम बढ़ा दूंगी, जो मुझको ज़्यादा दाम में वो चीज़ मेरे से खरीदेगा मैं उसको उसी को बेचूंगी वो चीज़। तो सेम यही चीज़ हुई। व्हाट डिड द कंपनी डू देन, अब क्या हुआ, इस सब के बाद में कंपनी ने किया क्या, तो इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट, यानी कि अपने मतलब साधने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए हर ट्रेडिंग कंपनी जो थी उसके अंदर क्या हुआ, ट्रेड वॉर हो गई, लड़ाई झगड़े इन कंपनियों में आपस में होने लगे। तो क्या करते थे ये लोग, राइवलरी में यानी कि दुश्मनाई में क्या करते थे, एक दूसरे के शिप डुबा दिया करते थे, या फिर कह सकते हैं कि लोकल रूलर जो थे उनकी मदद लेकर उन लोगों का शिप डुबा देते थे, और उसके अलावा उन लोग का रास्ता, समुद्री रास्ता जो था वो ब्लॉक कर देते थे एक दूसरे का। अब क्या हुआ, नाउ वी नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेडिंग के लिए, व्यवसाय के लिए। अब पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो उसने लगाई थी वो हुगली में लगाई, हुगली के पास लगाई थी। हुगली रिवर, हुगली समझते हो कहाँ है, कैलकाटा में है, कलकत्ता में, कोलकाता जिसको हम बोलते हैं। सो वहाँ पर है रिवर हुगली। तो वहाँ 1651 में इसने ये पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वहाँ लगाई थी। तो द कंपनी मेड इट वेयर हाउस, वहाँ पर कंपनी ने अपना गोदाम बनाया। और 1696 के स्टार्टिंग में क्या हुआ, बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, इसने उस गोडाउन को क्या किया, फोर्टिफिकेशन उसका शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन में तुम्हें बता ही चुकी हूँ, किलाबंदी, यानी कि किसी चीज़ को जब चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस को। सो इट ऑल्सो गॉट दीवानी ऑफ 3 विलेजेस, आगे चल के क्या हुआ, उसको 3 विलेजेस की दीवानी भी मिल गई। एंड द हेल्प ऑफ सम करप्ट ऑफिसर, क्यों मिल गई, क्योंकि इंडिया में देखिए करप्शन तो हर जगह होता ही होता है, तो इंडिया उस समय भी इंडियंस में करप्शन था, तो उन करप्ट ऑफिसर्स की वजह से इंडियन लोगों ने अपने पर्सनल फायदे की वजह से इन लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इन रिजल्ट ऑफ दैट आपको तो पता ही है फिर हमारी कंडीशन क्या ही हुई थी इंडिया की, कितना मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है, कितने लोगों के बलिदान के बाद, हम सभी जानते हैं। तो क्या हुआ, मीनवाइल द कंपनी ऑल्सो परसुएडेड एम्परर औरंगजेब फॉर फरमान। अब कंपनी ने परसुएड करना शुरू किया, परसुएड करना मतलब होता है अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। तो कंपनी ने ये कोशिश की कि औरंगजेब उनकी ये बात मान ले और फरमान उनको दे दें। फरमान क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, फरमान होता है एक रिटन ग्रांट, रिटन एप्लीकेशन होती है। अगर कोई मोनार्क मतलब होता है बेटे शासक, राजा, ठीक है, किंग। तो अगर कोई किंग जो होता है मोनार्क, वो कुछ रिटन परमिशन दे दे किसी चीज के लिए तो उसको फरमान बोला जाता है। तो ये फरमान क्या था, द ग्रांट कंपनी टू द राइट टू, ये चाहते थे ये ब्रिटिशर्स कि उनको ये राइट मिले, उनको ये हक मिल जाए कि वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री होकर, यानी कि ना तो उन्हें किसी को टैक्स देना पड़े, ना किसी को कुछ कह सकते हैं कुछ किसी की बात माननी पड़े, बिना किसी से कुछ पूछे या बिना किसी डिस्कशन के, ये चाहते थे एकदम खुले होकर, अपने फ्री होकर ये क्या करें, अपनी ट्रेडिंग इंडिया में करें, अपना व्यापार इंडिया में करें। अब क्या हुआ, इस सब की वजह से बंगाल के जो नवाब थे उनको बहुत भारी घाटा हुआ रेवेन्यू में। उनके रेवेन्यू में तुम्हें बता चुकी हूँ क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है लाभांश, है ना, लाभांश कह सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं। अब क्यों हुआ ये मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि देखो हुगली में पहला वेयर हाउस लगाया था, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हुगली कोलकाता में है, कोलकाता कहाँ है, बंगाल में है। तो अब क्या है कि अगर वही चीज देखने की बता रहे हैं, यही सारी चीजें आगे देखते चले। अब क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान के बारे में बात करेंगे। मुर्शिद कुली खान क्या थे, वॉज नवाब ऑफ बंगाल उस समय। अभी देखो तुम्हें मैंने बताया था कि उनको बहुत लॉस का सामना करना पड़ा था बंगाल के नवाब को। तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के नवाब थे उस टाइम में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मतलब उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं इनका विरोध करना शुरू किया ब्रिटिशर्स का। क्योंकि ओवरसी बात है, उनको भाई उनके हिस्से का उनको प्रॉफिट तो मिल नहीं पा रहा था। नवाब तो वो थे लेकिन सारी नवाबियत जो थे वो कौन दिखा रहे थे, ब्रिटिशर्स दिखा रहे थे। अब क्या हुआ, मुर्शिद अली कुली खान जो थे वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। उनके बाद उनके बेटे आए अलीवर्दी खान आए, और उसके बाद उनके सक्सेसर जो थे उनके ग्रैंड सन थे सिराजुद्दौला। यहाँ से हिस्ट्री जो थी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुई, ध्यान देंगे बिल्कुल यहाँ पे। सो जो नए नवाब आए बंगाल के, उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी तरीके का कंसेशन बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। कंसेशन समझते हो ना क्या होता है, मतलब किसी भी तरीके का कह सकते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं होगा कि उनको किसी भी चीज़ के लिए उनको हामी नहीं भरेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए रियायत नहीं देंगे।
सो ही ऑल्सो अक्यूज कंपनी ऑफ डिसीट बाय नॉट पेइंग रेवेन्यू। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो बंगाल के नवाब को किसी भी तरीके का रेवेन्यू दे रही है, और इसके अलावा वो क्या कर रहे थे, ये ब्रिटिशर्स लेटर्स लिख रहे थे डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब नवाब लोगों को बड़े ही भद्दे लेटर्स लिख रहे थे उनकी बेइज्जती करने के लिए। और इसके अलावा ही ऑल्सो स्टॉप्ड फोर्टिफिकेशन बाय द कंपनी। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ये भी रोक लगा दी इस चीज़ पर कि अब कंपनी कहीं पर भी फोर्टिफिकेशन नहीं करा पाएगी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन बता चुकी हूँ, फिर से सुन लो एक बार फोर्टिफिकेशन क्या होता है। मान लीजिए बीच में अगर कोई कुछ भी वेयर हाउस है या कोई घर है या कुछ भी है, उसको फोर्टिफाइड करना यानी कि किलाबंदी करना, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें लगाना और वहाँ पर गार्ड वगैरह बिठा देना, जैसे आप लोग देखते हैं मूवीज़ में होता है ना, किंग्स वगैरह की जो जिस तरीके की फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, उसी चीज़ को बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। सो द राइवल मतलब झगड़ा जो था कंपनी और नवाब के बीच में इंटेंसिफाइज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी तरीके की अनजस्ट डिमांड को नहीं माना जाएगा। और इसके बाद में क्या हुआ, ये एक रीज़न बना बैटल ऑफ प्लासी। जो प्लासी का युद्ध हुआ वो एक बहुत बड़ा कारण हुआ। प्लासी का इसलिए कहा गया क्योंकि पलाश पेड़ एक था, उसके पास में ये युद्ध हुआ था, तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी। देखो मैंने पिक भी लगाई है यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी की, देखते हैं यहाँ पर। 1756 में सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब बन गए थे, और उनकी मौत के बाद में क्या था, अलीवर्दी खान आए थे, और ही एट वंस ऑर्डर्ड ब्रिटिशर्स टू पे रेवेन्यू। उन्होंने जैसे ही वो आए अलीवर्दी खान, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से सही रेवेन्यू पे करना पड़ेगा और किलाबंदी भी बंद करनी पड़ेगी। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ 30,000 सोल्जर, इन्होंने 30,000 सोल्जर्स की हेल्प ली। एंड ही कैप्चर्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री। उन्होंने जितनी भी इंग्लिश फैक्ट्रीज थी, ब्रिटिशर्स की जितनी भी फैक्ट्री थी, है ना, वहाँ पर कसीम बाजार हो गया हुआ, वहाँ पर कंट्रोल पूरी तरीके से अपना एस्टैब्लिश करना इन्होंने अलीवर्दी खान ने शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, ये सारे इंसिडेंट जो हुए इसके रिजल्ट में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे आर्मी के ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया, हरा दिया। अब मेन रीजन जो हुआ बिहाइंड दिस डिफीट वाज द आर्मी लेड बाय कमांडर। अब समझो ये क्यों हार हुई, है ना, क्योंकि जो कमांडर था अलीवर्दी खान का, मीर जाफर, नेवर टुक पार्ट इन बैटल, उसने कभी भी बैटल में पार्ट ही नहीं लिया। एंड इवन ही वॉज प्रोमिस टू बी द नेक्स्ट नवाब, क्योंकि उसको रॉबर्ट क्लाइव ने ये प्रॉमिस कर दिया था कि अगर तुम मेरी मदद करोगे इस बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के लिए तो मैं तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, वो देखते हैं। जब इन लोगों की हार हो गई थी उसके बाद में आखिर क्या हुआ था। मीर जाफर नवाब बन गए बंगाल के। कंपनी जो थी वो ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट, कंपनी को पूरी तरीके से राइट मिल गया, वो फ्री ट्रेडिंग कर सकती है बंगाल में, उसको कहीं टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना। और कुछ समय के बाद जब नवाब रिफ्यूज्ड फर्दर राइट्स, जब नवाब ने आगे के राइट्स देने के लिए मना कर दिया, ही वॉज डीथ्रोन्ड बाय द ब्रिटिशर, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको फिर डीथ्रोन्ड कर दिया। डीथ्रोन्ड मतलब सिंहासन से उसको हटवा दिया, यानी कि नवाब की पदवी से उसको हटवा दिया। और नेक्स्ट नवाब जो बने वो बने मीर कासिम। लेकिन कुछ समय के बाद उनको भी कंप्लेंट करने लगे मीर कासिम भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स यानी कंपनी क्या करने लगे थे, यहाँ तक आते आते अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगी थी, और इसकी वजह से दिस लेड टू बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। और सो वंस अगेन अब क्या हुआ, एक बार फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल का, लेकिन सुनो क्या कंडीशन रखी गई, कहा गया कि आपको 5 लाख रुपए पर मंथ कंपनी को देने होंगे। दिस वॉज इनसफिशियंट एज इट वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। और अब क्या हुआ कि देखिए कितनी बड़ी, अभी भी इस समय 5 लाख रुपए भाई अच्छी खासी रकम है, तो उस समय तो बहुत ही बड़ी रकम थी ये। अब क्या हुआ, व्हेन मीर जाफर डाइड, जब मीर जाफर की डेथ हुई 1765 में, कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो खुद नवाब बनेगी वहाँ की बंगाल की। तो 1765 में मुगल एम्परर जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी जो है वो दीवान है बंगाल प्रोविंसेस की, और रेवेन्यू इज रिसीव्ड थ्रू दीवानी, और जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो दीवानी के थ्रू मिलेगा ग्रेट हेल्प से। एंड दे कुड नाउ बी यूज्ड फॉर बाइंग कॉटन। अब इस पैसे को वो लोग क्या करते थे, जितना भी पैसा इन लोगों को रेवेन्यू का मिलता था बंगाल के दीवान बनने के बाद में, उसको ये सिल्क कॉटन ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर लिया करते थे। एंड दिस इनकम वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो इनकम इनफ्लो था इनका ब्रिटेन से, जो इनको आता था पैसा, जब इन्होंने प्लासी की लड़ाई शुरू की तो इतना पैसा जिनका ब्रिटेन का खर्च हो गया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इनको पैसा भेजना बंद कर दिया था। कंपनी ऑफिशियल्स
नवाब। अब कैसे नवाब बनने शुरू हुए ये कंपनी ऑफिशियल्स समझते ना, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो नवाब बनना चाहते थे, है ना, नवाबियत दिखाना चाहते थे अपनी। देखो कैसे, सो एज द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर, जैसे जैसे कंपनी को मोर पावर मिली, ज़्यादा पावर मिली, अथॉरिटी मिली, है ना, सो कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू इमेजिन देमसेल्व्स एज नवाब, वो अपने आप को नवाब समझने लगे। दे वांटेड टू लीड अ लग्जरियस लाइफ, वो चाहते थे वो भी इतनी आराम की जिंदगी जिए इंडिया में जैसे कि यहाँ के नवाब जीते हैं। तो ज़्यादातर उनमें से क्या हुआ, बड़ी बड़ी ज़मीनों को उन्होंने हथिया लिया, मनी बाय द लोकल रूलर्स, दूसरे लोकल रूलर्स को पैसा दे देते थे, और इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनी, तो ये चाहते थे कि कंपनी के साथ किसी का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसे पैसे वैसे देकर ऐसे करके सबसे अपने रिलेशन बनाकर चला करते थे। अब आगे क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो थे बिफोर बिकमिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, जब वो बंगाल के गवर्नर बने उससे पहले 1764 में हैड बिकम वेरी रिच, बहुत रिच हो गए थे ये इंडिया। तो अब क्या हुआ, देखो जितना इतना इनके पास पैसा आ गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है घूसखोरी कर रहे हैं ना, ब्राइब ले रहे हैं, तो इनके खिलाफ बेटा एक इंक्वायरी बैठाई गई 1772 में, है ना, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी सस्पिशियस यानी कि शक की बिना पर कि इतना पैसा, इतनी वेल्थ इनके पास आई कैसे। फाइनली अब क्या हुआ, लेकिन ये उससे छूट गए थे, मतलब ऐसा नहीं था कि इनको बरी कर दिया गया था उस चीज़ से, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने 1774 में सुसाइड कमिट कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। कंपनी रूल एक्सपेंड, यहाँ से कंपनी का रूल जो था वो एक्सपेंड होना, फैलना शुरू हुआ। कैसे रूल, यानी कि शासन, कंपनी का शासन कैसे फैलना शुरू हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स रूल इन इंडिया, बहुत अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया इसने अपने आप को पसारने के लिए, अपने पैर फैलाने के लिए इंडिया में। क्यों, कैसे, मैं बताती हूँ। इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी पर भी, कहीं पर भी बेयरली, यानी कि कह सकते हैं बहुत कम ही ऐसा होगा कि अपने आप से कहीं पर भी किसी भी इंडियन टेरिटरी पर अटैक किया हो। ये लोग नहीं करते थे अटैक, ना कभी युद्ध करते थे। इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, बल्कि इसकी जगह पे क्या करते थे, ये राजनीतिक मामले कह लो या पैसे से रिलेटेड कह लो, इस तरीके के काम करते थे, इस तरीके के मेथड्स का, इस तरीके के मतलब कह सकते हैं इस तरीके के जरिए यूज़ करते थे ये लोग। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, इट अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इंडियन रेजिडेंट्स को, यानी कि भारत के जो निवासी थे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को क्या करते थे, अपना ऑफिसर बना के अपना अपॉइंट कर लेते थे। उससे क्या होता था, एक तो एक ब्रिज बन गए वो लोग, जैसे मान लो किसी को इंडियन को अपॉइंट कर लिया, तो वो क्या है, इंडियन रहेगा, तो वो कंपनी की तरफ ही, कंपनी उसको सैलरी दे रही है, तो कंपनी की बातें दूसरे तक पहुँचाना, और दूसरों की मतलब इंडिया के नॉर्मल लोगों की बाकी चीज़ों की बातें कंपनी तक पहुँचाना, ये सारा काम ये जो लोकल ऑफिशियल्स जो लोग थे, यानी कि लोकल रेजिडेंट्स जो थे वो किया करते थे। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन अराइजेस, हु वर दीज रेजिडेंट्स, कि ये रेजिडेंट्स यानी कि लोकल निवासी आखिर थे कौन, ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को। तो रेजिडेंट्स वर पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, जितने भी रेजिडेंट्स थे, निवासी लोग थे, वो लोग क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स की, यानी कि राजनीतिक मामलों में इनकी मदद किया करते थे। और इसके अलावा कंपनी के इंटरेस्ट में काम किया करते थे, यानी कि कंपनी का फायदा जिसमें हो वही काम किया करते थे। थ्रू दैम द कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी ने जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, मतलब देश के मामले में भी और दूसरे इंडियन स्टेट्स के मामलों में भी शुरू कर दिया। इसके अलावा सब्सिडरी अलायंसेस बने, क्या थे सब्सिडियरी अलायंसेस, वो बताती हूँ। मतलब इसका ये है कि इंडियन रूलर्स जो हैं उनको वो कोई भी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते। अब तक क्या था, जो राजा थे उनके पास में अपनी फौज हुआ करती थी, लेकिन कंपनी ने क्या रूल बना दिया फिर कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंडियन राजा जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, अपनी कोई भी सेना नहीं रख सकता। बदले में उसे क्या करना होगा, उसको कंपनी की आर्मी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसको मेंटेन रखना होगा। मतलब सबको थोड़ी थोड़ी सेना बांट दी यहाँ पर उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, और ये कहा कि इन्हीं को खिलाओ पिलाओ और इनका पालन पोषण करो, मतलब इसको अपनी आर्मी समझ के अपने पास रखो। सो इफ दे फेल्ड सो, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, अगर कोई इनकी आर्मी की देखभाल नहीं करेगा, उसको मेंटेन नहीं रखेगा, तो उसकी जो टेरिटरी जो होगी वो छीन ली जाएगी पेनाल्टी के तौर पर। मान लो अगर मैं राजा हूँ कहीं की, ठीक है, तो मेरे को ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी दे दी कि भाई हमारी आर्मी है, इसको खिलाओ पिलाओ, उसका ध्यान रखो, यही तुम्हारी आर्मी है आज से। और अगर मैं ऐसा करने में मेरे फेल हो गई, तो मेरा जो राज्य है, मेरी जो ज़मीन है जिसपे मैं राजा हूँ, वो छीन ली जाएगी। तो ये हो रहा था, बहुत इनजस्टिस फैला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। सो अब क्या हुआ, 1801 में लॉर्ड वेल्सले ने क्या किया, फोर्स नवाब ऑफ अवध, उन्होंने नवाब के जो अवध के जो नवाब थे उनकी आधी टेरिटरी इसी वजह से छीन ली, क्योंकि नॉन पेमेंट की वजह से, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाए थे। और यही हुआ हैदराबाद के नवाब के साथ भी। अब देखिए, चालाकी समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे आप, ब्रिटिशर्स की आर्मी उनकी है ना, लेकिन पैसा वो खर्च नहीं कर रहे हैं उसको मेंटेन रखने के लिए। आर्मी का मेंटेनेंस बहुत होता है बेटा,
ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको थोप रहे हैं किसके ऊपर, इंडियन जो जितने भी रूलर्स हैं उनके ऊपर थोप रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कौन, टाइगर ऑफ मैसूर की बात करेंगे हम लोग, टीपू सुल्तान, बहुत फेवरेट है मेरे ये। सो व्हाट अबाउट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली मैसूर, साउथ के बारे में, अब इंडिया के साउथ में चलेंगे हम लोग, वहां के बारे में बात करेंगे। तो टीपू सुल्तान जो थे उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, ठीक है। सो द कंपनी स्टार्टेड फेसिंग थ्रेट पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इनकी वजह से कंपनी को क्या था, थ्रेट यानी कि रुकावटें उनके सामने, हिंड्रेसेस आने लगे, ऑब्स्टिकल्स आने लगे, पॉलिटिकल तौर पर भी और इकोनॉमिकल तौर पर भी, क्योंकि बहुत ही ब्रेव व्यक्ति थे टीपू सुल्तान। मैसूर जो थी हैड ग्रोन इनटू अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, किंग हैदर के टाइम पर से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट थी। इसके बाद टीपू सुल्तान आए थे, सन ऑफ किंग हैदर, जो कि किंग हैदर के बेटे थे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे साउथ के, साउथ इंडियन स्टेट्स के, ठीक है। ही वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, कि एक बार एक टाइगर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, तो अनआर्म्ड थे ये, यानी इनके पास कोई हथियार नहीं था, इन्होंने अपने हाथों से ही उस टाइगर को मार दिया था, तो इस वजह से इनको टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल जो था वो मिला था, इनकी ब्रेवरी की वजह से मिला था। 1785 में टीपू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ मालाबार, इन्होंने क्या किया, मालाबार कोस्ट का जो ट्रेडिंग सिस्टम था उस पर अपना कंट्रोल बैठाना शुरू किया, और इन्होंने ये कहा कि अब कोई भी पेपर, कोई भी सैंडल, मतलब पेपर मतलब मिर्ची, काली मिर्च, और कोई भी चंदन की लकड़ी या कोई भी इलायची वगैरह, ये जो मसाले हैं ये कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बाहर नहीं भेजे जाएंगे, ब्रिटिशर्स वगैरह को कहीं भी नहीं भेजे जाएंगे। ही ऑल्सो स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकल के जो मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, कि उनको ब्रिटिशर्स के साथ अब किसी भी तरीके की कोई भी डील नहीं करनी, कोई भी बिजनेस नहीं करना। और इसकी वजह से क्या हुआ, टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए ही एम्प्लॉयड फ्रेंच टू हिज आर्मी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने फ्रेंच लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। अब लेकिन देखिए यहाँ तक अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एक सब्सिडरी अलायंसेस का रूल बनाया था ब्रिटिशर्स ने, कि हर कोई अपनी आर्मी नहीं रख सकता, कोई भी आर्मी रखेंगे तो किसकी रखेंगे, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली आर्मी आप रखेंगे, लेकिन ये तो ऐसा कर नहीं रहे थे। तो ये कहाँ हुए, ब्रिटिशर्स की आंख के, कह सकते हैं उनकी आंख में खटकने लगे टीपू सुल्तान, इनकी ब्रेवरी की वजह से। तो ब्रिटिशर्स बिकम फ्यूरियस, बहुत नाराज हो गए ब्रिटिशर्स, उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की मैसूर के पावर को। इसकी वजह से क्या हुआ, 4 वॉर, 4 लड़ाइयाँ हुई जिनको फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर, जो ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में लड़े, 4 लड़ाई हुई, पूरी उसकी डेट्स लिखी हुई हैं। और टीपू जो थे उनको मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1799 में। और अब क्या हुआ, वोदेयार राजा बने वहाँ के मैसूर के, एंड इस कंडीशन पर बने कि उनको सब्सिडरी अलायंसेस का पालन करना पड़ेगा, यानी वही ब्रिटिशर्स की आदमी रखो अपने पास, उसे मेंटेन करो। अब क्या हुआ, आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ मैसूर, जैसे ये प्रॉब्लम ऑफ मैसूर की प्रॉब्लम जैसे सॉर्ट हुई, तो एक नई प्रॉब्लम उनके ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आई, वो प्रॉब्लम थी मराठा। अब चलते, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। सो नाउ यू कैन सी, तुम देख सकते हो कि ऐसा नहीं था कि लोगों ने इसको, ट्रेड को इनके अफेक्ट करने की कोशिश नहीं हुई, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कत कोई नहीं हुई इंडिया में, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ लोगों ने स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम के लिए भी, सब कुछ है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आ रही थी, लेकिन ये चालाकी से उसका सामना कर रहे थे। अब अगला टॉपिक है हमारा वॉर विद मराठास, यानी कि मराठास के साथ जो युद्ध हुआ उसकी बात करेंगे अब यहाँ पर। सो इन द लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कंपनी स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द मराठा, कंपनी को मराठा से प्रॉब्लम होने लगी। हु वर एमिंग टू रूल ओवर इंडिया थ्रू दिल्ली, ये चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा कर लें और फिर इंडिया के ऊपर पूरे पर रूल करें। अब मराठास वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट, बहुत अलग अलग स्टेट्स में ये लोग बटे हुए थे, है ना, अलग अलग डायनेसिटीज थी इनकी। एंड दे वर हेल्ड अलायंसेज इन अंडर द पेशवा एंड प्रिंसिपल मिनिस्टर, इनका जो हेड होता था उसको पेशवा या प्रिंसिपल मिनिस्टर ये कहा जाता था। अब क्या हुआ, महादाजी शिंदिया एंड नाना फांडेस हु वर फेमस, ये दो थे फेमस सोल्जर थे, स्टेटमेंट्स थे उस पीरियड के। Here the company had to indulge in war, यहाँ कंपनी की वॉर हुई मराठास के साथ, युद्ध जो हुआ। So it cut down their increasing power, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मराठास की पावर बढ़ रही है उसको कर्ब डाउन, यानी उसको खत्म करने की कोशिश करना चाहते थे। अब क्या हुआ, देयर वर अ नंबर ऑफ वार्स, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई बोथ इन लोग के, ब्रिटिशर्स के मराठास के बीच में, है ना, जिसको कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी कहा गया। इस सब के रिजल्ट में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गेनिंग कंट्रोल ओवर उड़ीसा, जैसे जैसे ये लोग हारते गए, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उड़ीसा पर, नॉर्थ ऑफ यमुना पर, आगरा पर, दिल्ली पर, इस जगह हर जगह कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया। थर्ड एंग्लो वॉर में क्या हुआ, मराठा वॉर टोटली क्रश्ड,
द मराठा पावर एंड ब्रिटिशर्स गॉट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज, यहाँ से इन लोगों को पूरा कंट्रोल मिल गया था साउथ ऑफ विंध्या. सो वी कैन से दैट कंपनी हैड pursued aggressively in traditional expansion and now they wanted something more and that was the supremacy of whole India. समझने की कोशिश करिए. अब जब ये क्या हुआ, मराठास जो थे इन लोगों को इन्होंने हरा दिया, पूरा कंपनी के पूरा कब्जा कर लिया साउथ के भी सारे एरियाज पर उधर साइड. तो अब क्या हुआ, अब इन लोग को इतने से इनका पेट नहीं भरा, अब ये चाहते थे सुप्रीमेसी ऑफ होल इंडिया ऑन होल इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे. देखिए आगे अब कैसे ब्रिटिश जो थे वो पैरामाउंट पावर जो थे वो बने. पैरामाउंट पावर समझते हो ना, जैसे क्या नाम है, बहुत सर्वशक्तिमान कैसे बने. तो हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स है ना, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स की उसमें लीडरशिप में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत करने की कोशिश की, उसका नाम था पैरामाउंसी. तो उसमें क्या था, सुप्रीम पावर. ये चाहते थे कि इंडिया की पूरी पावर जो थी उसको कब्जाना चाहते थे, पूरी इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे. अब बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स दो अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में. सो इन ऑर्डर टू बिकम अ पैरामाउंट पावर, यानी कि सर्वशक्तिमान बनने के लिए इन्होंने क्या किया, कब्जा करना शुरू किया अलग अलग टेरिटरी पर इंडिया की. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में एनेक्सेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को भी, यानी कि लोगों के रेजिस्टेंस मतलब कह सकते हो बहुत रुकावटों को भी इन्होंने सामना किया. जैसे रानी चिन्नम्मा जो थी, कित्तौर की जो रानी थी कर्नाटक जिसको हम आज बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू किया. और लेकिन बाद में उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया गया. 1830 में क्या हुआ, कंपनी बिकेम वरिड अबाउट रशिया, कंपनी को रशिया से भी खतरा होने लगा क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन था रशिया भी. इसके लिए क्या हुआ, फॉर दिस इट ट्राइड टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट की साइड से अपना सिक्योरिटी बनाना शुरू किया. कैसे कि उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि फाइटिंग अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, उसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ में, और अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया, इनडायरेक्ट रूल अपना अफगानिस्तान की साइड में इस्टेब्लिश कर लिया. और इट टुक ओवर सिंध इन 1843, सिंध की साइड में पंजाब. ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू एनेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा रंजीत, महाराजा रंजीत के टाइम पर ये वहाँ कब्जा कर पाने में ब्रिटिशर्स जो थे वो कामयाब नहीं हुए. एंड बट फाइनली दे वन ओवर द ब्रिटिशर्स इन 1849, लेकिन वो जीत गए थे कब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 तक आते आते पंजाब पर भी कब्जा अपना कर लिया था. नाउ वी नो दैट मोस्ट ऑफ द इंडिया वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ तक आते आते ज़्यादातर इंडिया जो था ब्रिटिशर्स के पूरे कंट्रोल में आ चुका था. एंड दे बिकम द विगोरस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये कब्जा करने की जो इनकी पॉलिसी थी वो लगातार चली आ रही थी. दे ऑल्सो यूज्ड पॉलिटिकल मैथड, राजनीतिक मैथड्स को भी यूज़ किया, एनेक्सेशन और कई अलग तरीके की पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने यूज़ किया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको समझते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है जो लॉर्ड डलहौजी का जिन्होंने बनाई थी ये पॉलिसी. इस पॉलिसी में देखिए क्या था, अगर हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे जैसे एनेक्सेशन होने लगा, गवर्नमेंट आई किसकी, लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर बने जब, तो उन्होंने क्या किया, अंडर द डॉक्ट्रिन एनी इंडियन किंग हु डज नॉट हैव अ नेचुरल मेल हेयर, यानी कि अगर कोई ऐसा इंडियन राजा है जिसका अपना कोई पुत्र नहीं है, अपना बायोलॉजिकल कोई लड़का नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी टेरिटरी को, अपने सारे राज्य को, अपनी सारी ज़मीन को किसको, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा. अब इस पॉलिसी की वजह से बेटा क्या हुआ, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और झांसी, इन सब जगह का कंट्रोल जो था वो ब्रिटिशर्स को मिलने लगा क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनके पास में कोई पुत्र संतान नहीं थी, उनकी कोई बेटा नहीं था उनके. ठीक है, अब झांसी का तो देखिए आप जानते हैं, बुंदेले हरबोलों को में हमने सुनी कहानी थी, है ना, बहुत ही ब्रेव लेडी थी झांसी की रानी, बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी इस चीज़ के लिए. उनके जो हस्बैंड थे जिनका नाम है गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव, बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी और इनका जो बेटा था उसकी भी डेथ हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई के, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, है ना, दत्तक पुत्र कह सकते हैं, गोद लेने वाला जिसको गोद लेते हैं ना वो बच्चा. तो अब लेकिन क्या हुआ, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से झांसी जो थी वो छिन रही थी रानी लक्ष्मीबाई के हाथों से, तो उन्होंने बहुत बहादुरी से इन सब का सामना किया. तो कौन थी वो, शी वॉज द विडो ऑफ राजा गंगाधर राव. झांसी वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स. सच इंसिडेंट्स लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857. जब झांसी पर कब्जा हो गया ना बेटा, तो वहाँ से क्रांति 1857 की क्रांति मंगल पांडे वाली जो है, अगले चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी. तो उस सब चीज़ों के बारे में मतलब ये शुरुआत हो गई थी 1857 की क्रांति का कह सकते हैं, एक बीज बो गया था
सो एज द कंपनी हैड गेन्ड कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया, जैसे जैसे कंपनी का पूरे इंडिया में कंट्रोल होना शुरू हुआ, कंपनी बिकम मास्टर ऑफ इंडिया, है ना, पूरी कह सकते हैं शासक बन के रह गई थी इंडिया की। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादातर टेरिटरी, ज़्यादातर क्षेत्र जो थे पूरे के पूरे कब्जे में आ गए थे इन लोगों के। अब इन्होंने क्या किया, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध सिस्टम, मैनेजमेंट अपना एक नया शुरू कर दिया था कंपनी ने। क्या था वो, अब ये समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, वो है ये कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है उनके बारे में कि इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा था गीता का, है ना, चार्ल्स विकिंस ने जो लिखा था। तो हेस्टिंग्स डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 3 प्रेसिडेंसीज, है ना, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इन 3 जगहों से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो करना शुरू किया कंपनी के द्वारा इंडिया का। ही ऑल्सो कोडिफाइज द लॉज विद द हेल्प ऑफ हिंदू पंडित, मुस्लिम, मुफ्तीज, है ना, कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम किसी की भी रिलीजियस भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, चालाकी से हिंदू पंडित, मुस्लिम लोग, इन लोगों की हेल्प लेकर कि ये कह के कि हम आपके रिलीजन को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आप जैसा अपना रिलीजन फॉलो करना चाहें आप फ्री हैं फॉलो करने के लिए। इसके आगे क्या हुआ, ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कोर्ट, इन्होंने कोर्ट भी बनाए, जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी जिसे हम बोलते हैं, कि सिविल कोर्ट, दीवानी, एंड ऑल्सो अपॉइंटेड कलेक्टर्स। इसके अलावा इन्होंने कलेक्टर्स वो अपॉइंट किए जो कि कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प किया करते थे। ब्रिटिशर्स वर डन विद बोथ एनेक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी। यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एनेक्सेशन, कब्जा भी पूरा कर ही लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपना पूरा सिस्टम भी चलाने ही लगे थे। अब क्या हुआ, नाउ दे फेल्ट द नीड ऑफ एन आर्मी। अब उन्होंने सोचा अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें जरूरत है एक बहुत बड़ी आर्मी की। ठीक है, अब कंपनी की आर्मी में क्या था ये देखते हैं। तो द न्यू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक नई सोच इन लोगों के पास आई। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाएंगे। सो इसके लिए दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन पीजेंट्स। इन्होंने नए नए इंडियन पीजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू किया और अपनी आर्मी बनाई। जस्ट लाइक द मुगल आर्मी दैट कंपोज्ड ऑफ सवार, है ना, कंपोज्ड ऑफ सवार कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि मुगल आर्मी की तरह ही अपने पैदल सोल्जर भी बनाए, हॉर्स बैक भी बनाया, है ना, पैदल सोल्जर, फुट सोल्जर्स, हॉर्स बैक यानी कि घुड़सवार। इसके अलावा ब्रिटिशर्स आर्मी जो थे उन्होंने भी कैवलरी कंसिस्टिंग बोथ सवार, पैदल, ये सब के सब ट्रेनिंग दी जाती थी सारे सोल्जर्स को, आर्चरी की यानी कि धनुषबाजी की, शॉर्ट फाइटिंग यानी कि तलवारबाजी की, सबकी ट्रेनिंग दी जाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए नए वॉरफेयर टेक्निक आए, अलग अलग तरीके के नए नए युद्ध लड़ने की नीतियाँ आई, और इसकी वजह से क्या हुआ, मस्कट्स, हैवी गन्स आए, एंड मैच लॉक्स, है ना, गन इग्नाइटेड बाई मैच, मतलब बॉम्ब वगैरह, ये सब चीज़ें भी, नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, नई नई चीज़ें वॉर के लिए आने लगी। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो कैसे होते थे, यूनिफॉर्मिटी होते थे, बहुत ही डिसिप्लिन भी हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी अगेंस्ट अ कम्युनिटी फीलिंग ऑफ द इंडियन सिपॉय, ये जो इंडियन सिपॉय जो थे कह सकते हैं कि इनके अंदर भी थोड़ा सा ये तो था ही कि इंडियन है ये लोग, और कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ तो थी ही कि गलत हो रहा है इंडिया के साथ में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मन में आ ही जाती थी जो इंडियन सोल्जर इन लोगों ने अपॉइंट कर रखे थे उनके मन में। इसके अलावा क्या हुआ, डिसकंटेंट होने लगा, लोग मतलब कह सकते हैं नहीं मान रहे थे इंडियन सोल्जर्स जो थे, विच इन 1857 बिकम वन ऑफ द रीजन ऑफ रिवॉल्ट। ये सारे ये धीरे धीरे जो एक दो बातें इकट्ठी होती गई, और लास्ट में आकर क्या हुआ, 1857 की क्रांति जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो, हम अगले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं उसको। अब कंक्लूजन पर आते हैं। सो दस आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, पूरा चैप्टर देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में आई तो किसके लिए थी, ट्रेड के लिए थी, लेकिन उसने इतनी अपनी पावर यहाँ पर अपनी स्टैब्लिश कर ली थी और इंडियन टेरिटरी पर एक पूरा कब्जा कर लिया, और पूरा का पूरा क्या हुआ, रूलर बन गई थी कंट्री की, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।